तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित प्रो सीरीज की श्रृंखला 5, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले के 1 से 4 तक के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑलरेडी चैनल पर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कोई भी वीडियो हमारा मिस ना हो। तो चलिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के प्रश्न की व्याख्या करते हैं और आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, क्योंकि नेपाल की जो सीमा है वो सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है। ओवरऑल अगर इसका डायग्राम देखा जाए या फिगर इसको देखते हैं तो ये जो हमारा इस टाइप का है, ये नेपाल वाला पोर्शन है। यहाँ आपका सिक्किम आता है, उसके बाद में ये आता है भूटान का पोर्शन होता है, उसके बाद इधर होता है अरुणाचल प्रदेश और ये बीच में होता है असम। तो पश्चिम बंगाल इधर का पोर्शन है, बीच में बांग्लादेश है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन असम होता है और असम का कोई उससे कनेक्शन नहीं है। तो इसका जो सीधा सीधा संबंध है जो बांग्लादेश है, और जो इसकी सीमा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल ये वाला एरिया है और सिक्किम है और उत्तराखंड है, ये सब नेपाल से कनेक्टेड हैं। और यही पूछा गया है, नेपाल की सीमा नहीं लगती है तो असम नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा, तो इसका फिलहाल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों असम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। तो दूसरा दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया है पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से वो छोड़कर बाकी सभी देशों में लगती है। तो किसको छोड़कर लगती है? तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो जो मैप में हमारा दिया गया है वो इधर जो है पूर्वी एरिया में पश्चिम बंगाल होता है, और यहाँ से जो है नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ये मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इससे दूर पड़ता है। तो पाकिस्तान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फुलकारी कांथा चिकनकारी के प्रसिद्ध रूप हैं। तो कौन सा है? वो कढ़ाई है, जो फुलकारी कांथा का चिकनकारी प्रसिद्ध रूप से कढ़ाई है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यह है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर की बात करते हैं। तो भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो वो मानवाधिकार से संबंधित है, ये इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर दिया गया है, यह है लोकसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करना है। तो राज्य दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ जो प्रतिनिधित्व उसका दिया गया है। तो पहला होता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का संबंध होता है जो कि ये सी से जाके मिलेगा 25 से होता है। और तमिलनाडु का संबंध की बात करें तो ये ई से होता है 39 से होता है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ए पे जाता है, ये 48 है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये 11 है मित्रों। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो कुल मिला के 42 है। ओवरऑल इसको देख लेते हैं तो इसको सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं ए, बी, सी और डी, और इसका मिलान कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पे, और दूसरा जो हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ई पे, ई है इसमें ई पोर्शन तक है। और तीसरा महाराष्ट्र जो हो जाएगा ये ए पे हो जाएगा, और चौथे की बात करें तो ये बी पे हो जाएगा, और पाँचवें की बात करें तो डी पे हो जाएगा। अर्थात इसका होगा हो जाएगा ए का तीसरा हो जाएगा। तो ए का यानी सी हो गया, तीसरा हो गया, फिर बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो गया, फिर सी का पहला हो गया, और डी का 5वां हो गया। और ये तो ये इसका ओवरऑल जो आंसर हमारा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये डी ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया है, अर्थात 3, 4, 1, 5 और 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 8वां नंबर है। 8वां नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा जो उसका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का संस्थान जारी करता है। तो दोस्तों जारी करने के संबंध में अगर बात की जाए तो वो NSO जारी करता है। क्या जारी करता है? NSO जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9वां नंबर कहता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है उसको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अर्थात अर्थव्यवस्था की दृष्टि जो वृद्धि दर है उसको राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। यहाँ भर दिया जाएगा राष्ट्रीय आय, भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। तो समिति की गठन जो किया था वो 2016 में किया था। कब किया था? 2016 में किया था। अब आ जाते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां नंबर दिया गया है। 12वां नंबर, तो 12वां नंबर कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। तो क्या था? तो दोस्तों जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था वो था भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता इसका जो है प्रमुख नारा था। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। तो ये बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। सिंपल सा इसका आंसर है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर दिया है हृदय के संकुचन को कहते हैं। तो हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिस्टोल। उसको कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर की बात करते हैं। तो एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? एड्स को फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक जो है एजेंट जिम्मेदार है? तो वो दोस्तों एजेंट जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? तो वो है विषाणु। कौन सा एजेंट है? विषाणु जिम्मेदार होता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है समान तत्व के सभी ये आइसोटोप में क्या होता है। तो समान तत्व के आइसोटोप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट पेज पर। तो ये दिया गया है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा एक जैसी परमाणुविक क्रमांक के भिन्न जो है परमाणुविक भार होते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद के बारे में सुमेलित नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये नींबू लैक्टिक अम्ल। नींबू लैक्टिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ये किए गए हैं 11। कुल 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो वो अनुच्छेद होता है दोस्तों 38। कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 38 होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है। तो वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर। 21 नंबर है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों से निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और वित्त आयोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन ये सर्वोच्च न्यायालय इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो दोस्तों वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है जो पहला उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 23 नंबर की बात करते हैं। तो है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो जो प्रथम सेनापति था दोस्तों वो था मोहन सिंह। वो था मोहन सिंह। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यह है निम्नलिखित में से किसे गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों
जो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर 25 की बात करते हैं। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये विचार करना है। अब आता है गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये दोस्तों हुआ था 29 मार्च को हुआ था, यानी 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ था। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई तो ये दी गई 23 मार्च 1931 को। और नेक्स्ट जो पूना समझौता हुआ ये हुआ दोस्तों 24 सितंबर और 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो इसका जो कूट शब्द देख लेते हैं, कूट मिलान करते हैं तो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1, 3 और 2, 4। 1, 3, 2, 4 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेस्टोट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। किसको? 1919 का जो अधिनियम है भारतीय शासन अधिनियम 1919 उसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया तो किसने किया। तो दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। तो दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कठोर कानून बना करके, और ये गवर्नर जनरल सती प्रथा जो थे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर थे उस समय के, उन्होंने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर की बात करते हैं। तो वैदिक काल से महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। तो वो क्या हो जाएगा? अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएगा। अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध जो परिषद आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो वो गुप्त शासक जो था दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलन उसका नहीं है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन में अगर देखा जाए तो दीवानी है मुक्त खराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, और दीवानी अमीर कोही जो है मोहम्मद तुगलक से है, और दीवानी खैरात फिरोज शाह तुगलक से है, फिरोज तुगलक से है, और दीवानी रियासत बलबन से है। तो इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों दीवानी रियासत जो है ये बलबन से संबंधित नहीं है। बाकी हमारे सभी सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर है। अब 33 नंबर की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 34 नंबर है। 34 नंबर की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। तो वो हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है हिंद महासागर का आकार क्या है। तो दोस्तों हिंद महासागर का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। लगभग इस टाइप का है, त्रिभुजाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारा आता है 36 नंबर पर चलते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो वो सहारा रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा है और गर्म है। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। अब दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो संसार में स्वर्ण का सबसे उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है चीन। कौन सा है? वो चीन है, यानी चाइना है।
चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर। अब 38 नंबर की बात करते हैं तो भोजताल, जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर। अब दोस्तों 39 नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से मिलान करना है हमको। राज्य दिया है और राजधानी दिया गया है। हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो इसका चंडीगढ़ होता है। हरियाणा राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो ये चंडीगढ़ होता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों अमरावती होता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो शिमला होता है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून होता है। अर्थात जानकारी के तौर पर अगर हम लिखना चाहें तो ABC लिख लेते हैं तो A का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। इसी क्रम में B का जो होगा वो तीसरा होगा और C का जो होगा वो पहला होगा दोस्तों, और D का होगा वो चौथा होगा। यानी कि 23, 14। अगर नंबर में बात करें 2, 3 और 1, 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 किस में आता है? तो 2, 3, 1, 4 जो आता है वो पहले ऑप्शन में आता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में मिलान करना है। अब अभी तक तो ये भारत के अंदर की राज्य और राजधानियाँ दी गई थी। अब ये विदेशी राज्य और राजधानियाँ दी गई हैं, यानी विदेश में जो हमारे देश हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। देश हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो देश और राजधानियों का मिलान कर लेते हैं। तो मित्रों अगर सूडान की बात करें तो सूडान का होता है, ये होता है खार्तूम। और मालदीव का होता है माले। और बुल्गारिया का होता है सोफिया। और स्वीडन का होता है स्टॉकहोम। स्वीडन का होता है स्टॉकहोम। तो ये तो सिंपल मिल गया। अर्थात 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 की बात अगर की जाए तो 1, 2, 3, 4 जो है हमारा पहले ऑप्शन में ही दिया है 1, 2, 3, 4। ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो हमारा आता है इंग्लिश पोर्शन से है। तो चलिए इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद सीधा प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पैसेज के आधार पर जो हो जाएगा वो है व्हाट इज नौ दिशा। व्हाट इज नौ दिशा। तो नौ दिशा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये नेशनल आई हेमेटिक वर्कशॉप है। ये नेशनल आई हेमेटिक वर्कशॉप है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 42 नंबर दिया है, ये है सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? तो सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मस्ट बिगेन विद द चिल्ड्रन एंड वोमेन है। अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है 43 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें सिनोनिम्स देना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। वर्ड जो दोस्तों दिया गया है, वर्ड दिया गया है कंडेन। कंडेन दिया गया है तो कंडेन का हो जाएगा ये श्रिटीज हो जाएगा, श्रिटीज। और 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये एंटोनिम्स दिया गया अर्थात विलोम दिया गया है। तो ये है डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट का हो जाएगा कॉन्केड। डिस्प्यूट का हो जाएगा कंसीड। कंसीड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर। 45 की बात करते हैं। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। तो शब्द हमारा दिया गया है ये कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग दी सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाईवे मेसन। हाईवे मेसन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 46 नंबर है। 46 नंबर की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो वाक्य जो शुद्ध है दोस्तों वो है शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 पर आ जाते हैं। 47 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों तो तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तथैव का जो संधि विच्छेद है वो तथा धन एव है। तथा धन एव है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर की यदि बात की जाए तो जूही की कली कविता की कवि के द्वारा लिखी गई है। अर्थात जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो वो है निराला। कौन है? वो है निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। 49 की अगर बात की जाए तो आविर्भाव का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का जो सबसे विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो निम्न मुहावरे से संबंधित उनको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ तो मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। ऐसे मुहावरे को मिला लेते हैं।
तो कहता है कान लगाना। कान लगाना का होता है ध्यान देना। और कान खड़े करना का होता है दोस्तों, कान खड़े करना का होता है वो होता है चौकन्ना होना। चौकन्ना होना। और फिर आंख लगाना का होता है वो होता है निगाह रखना। और आंखें खुलना का होता है ध्यान देना। ये रहे इसके मिलान। तो चलिए ए बी सी और डी ये वर्ड जानकारी के तौर पर लिख लेते हैं और इन नंबरों को मैच करवा देते हैं। तो ये का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। यानी 3143 और 3143 इस प्रकार के जो रोमन अंक दिए गए हैं, अर्थात पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर जो है 2 होगा। 3 तो आ चुका है, तो 2 होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये मैथ के पोर्शन है, तो व्यंजक को सरल कर लेना है। तो दोस्तों ये दिया गया है 25 माइनस 4 और भाग दिया गया है 2 और प्लस है 11.5 प्लस है 9.5। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको 25 को 25 लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको सेटिंग कर लें, उसके बाद हल करते हैं। तो ये 25 को 25 लिखा जाएगा, माइनस 4/2 की बात करें तो 2 का 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, प्लस 9.5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। अब ओवरऑल बात करते हैं, 25 माइनस 2 हो जाएगा और ये 115 और 95 हो 11.5 है दोस्तों, तो ये 9.5 है। तो 11.5 और 9.5 की बात करें तो 5 5 10, 9 1 10 11, ये 21 हो जाएगा। ये इतना पोर्शन 21 हो जाएगा और प्लस 2 इधर रखा हुआ है। अब दोस्तों 25 और 25 में से अगर 2 घटाते हैं तो ये बच जाता है हमारा 23, और 23 में 21 जोड़ देते हैं तो ये 4 44 हो जाता है। ओवरऑल 44 जो हमारा आंसर आता है वो दोस्तों ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया गया है 44। तो 44 इसका आंसर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 52 नंबर। अब 52 नंबर की अगर बात की जाए तो यह है 18.43 गुणे 18.43 और 6.57 और गुणे 6.5। तो इसमें एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला जो है ये स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला काम करता है। तो इसका हो जाएगा ये प्लस बी और एक तरफ हो जाएगा ये माइनस बी और एक तरफ जो लिखा गया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के क्रम में देखा जाए, अगर देखा जाए इसको तो ये 18.43 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6.57 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 18.43 और माइनस 6.57। फार्मूला जो इसका दिया गया है, फार्मूला पहले देख लेते हैं। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ये प्लस बी और एक में होता है और ये माइनस बी होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो इसको हल करने के क्रम में अगर देखा जाए तो फार्मूले पर रख देते हैं 18.43 प्लस 6.57। एक तो ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे में हो गया 18.43 और माइनस 6.57 ये हो गया। और बटे के रूप में देखा जाए अगर तो 18.43 माइनस 6.57 ये हो गया। अब दोस्तों इसका जो जोड़ करके ये आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा ये 18.43 होगा और प्लस होगा 6 इसको जब जोड़ेंगे तो 18.43 और 6.57 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और उसके बाद में इसको घटाते हैं तो इसको तो 25 लिख लेते हैं और इसको करते हैं घटाते हैं। तो 18.43 में से 6.57 घटाएंगे तो 13 में से अगर 7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी 18.43 और प्लस 6.57। 6.57 जोड़ लेते हैं तो ये 7 3 10 5 4 9 1 10 8 6 14 1 15। ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। अब 53 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये दिया गया है, ये है √2 और √2 को लिख सकते हैं 1/2 यानी 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसको और हल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3/6। अब क्या करते हैं
तो ये 2 का पावर लिखेंगे और 3 लिखेंगे और पूरे का पावर लिखेंगे 1/6। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का पावर 1/6 हो जाएगा, अर्थात इसको याद रखिए 8 का पावर 1/6 हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया गया है ये 3 और घनमूल में दिया गया है 3, तो इसको हल करने पर इसको लिख सकते हैं 3 को 1/3 लिख सकते हैं, अर्थात 3 को 2/6 भी लिख सकते हैं। दूसरे रूप में देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 का हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो चलिए ये भी 1/6 के क्रम में आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला दिया है ये 4 दिया गया है, यानी √4 दिया गया है। √4 की अगर बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार इसकी 4 की, तो 4 को लिख सकते हैं 1/2 और 4 को और रूप में लिखें तो 3/6 लिख सकते हैं। तो 4 को 3 पावर में करेंगे और बटे 1/6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 64 हो जाएगा। 64 का 1/6 हो जाएगा, यानी उसका बेस जो है 1/6 सबका होगा। अब इसी प्रकार अगर लिखा जाए तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पर्याप्त जगह न मिलने के कारण लिखना और मिटाना पड़ता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पुनः। एक का तो आया था 1/8, एक का आया था 9/16 1/6, और तीसरे का जो आया था वो 64 आया था 1/6, और पाँचवें का आया था 25 आया था 1/6। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन है। तो सबसे बड़ी जो है 64 है, और 64 किस में दिया गया है, तो वो तीसरा है, यानी जो √4 है हमारा, √4 है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। अब दोस्तों 54 नंबर की अगर तरफ बढ़ते हैं तो दिया गया है 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं हैं जो अलग अलग संख्याएं हैं, और इसमें जो है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत हमको निकालने हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। 4 अंकों का जो औसत है, यानी 4 अंकों का जो औसत पहले निकालते हैं। तो यह है औसत और गुणे पदों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 55 और गुणे 4 हो जाएगा। तो 55 गुणे 4 होता है 220, 55 और गुणे 4 होता है 220। अब इसको मान लेते हैं। तो माना कि जो है उसकी चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या कौन सी है, तो x है। और 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 3 संख्याओं का योग जो होगा तो पदों की संख्या होती है गुणे औसत होता है। तो ये 3 गुणे 3x हो गया, तो ये 9x हो जाएगा। अब दोस्तों 9x में मान रखते हैं, तो 9x + x बराबर हो जाएगा 220। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 10x बराबर हो जाएगा 220, और 0 से 0 कट गया, तो कुल मिला के ओवरऑल आ गया 22। x बराबर x का जो मान आ गया दोस्तों वो आ गया 22। और 22 किस नंबर में दिया गया है, तो 22 की अगर बात करते हैं, हाँ 22 को और आगे हल करते हैं। ये तो 22 उसकी औसत आई है, औसत हमको ज्ञात करना है। तो 22 गुणे 3 हो जाएगा, तो यानी 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा, तो 66 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये अगला है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13/16, 17/24, 5/12 और 7/8 है। ये क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो 13/16 की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 गुणे 3 और बटा 16 गुणे 3। अब ये बटा 3 क्यों हुआ, क्योंकि ओवरऑल इसका जो एलसीएम आएगा, इस सब का मिला के एलसीएम जो आएगा वो 48 आएगा। अब 48 को अगर हम कटापीटी करते हैं तो ये 13 बच जाएगा, यानी 16 से अगर काट देते हैं तो 16 3 48 होगा। तो यही वाला 3 यहाँ पहुँच गया, यानी 16 3 48 हो जाएगा। ये दोस्तों ये हो जाएगा 16 गुणे 3 बटा 16 गुणे 3, यानी 39 बटा, ये 13 पहले था, 13 3 39 बटा 48 हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखते हैं, यह आता है 17/24, और 17/24 गुणे 2 से कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो मान दिया गया 48, और 48 को 24 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 2 बटा, ये हो जाएगा 24 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 34 बटा
48 हो जाएगा, 34/48 हो जाएगा। इसी क्रम में हल करते हैं अगर दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट आता है 5/12 वाला होता है 20/48, यानी जो हर में होगा सबका 48 ही रहेगा। और 7/8 है दोस्तों, ये 42/48 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो बड़ी भिन्न है, तो बड़ी भिन्न की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो कौन सा है, वो 42 ही है, 42 है। और 42 का मतलब होता है, इसमें जो बड़ी संख्या है 42/48 अर्थात 7/8 होगा। तो 7/8 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। आनंद रश्मि से क्या संबंध है ये बताइए। तो सबसे पहले तो ओवरऑल इसका प्रश्न हम देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे कर देना है, सिंपल सा फंडा है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो आनंद को हम देखते हैं, आनंद को यहाँ लिखते हैं। तो आनंद को अगर यहाँ लिखते हैं, आनंद को अगर यहाँ लिखते हैं तो ये किसका पुत्र है, ये प्रेमा का पुत्र है, ये प्रेमा का पुत्र है। उसके बाद इसमें दिया गया है, फिर प्रश्न कहता है कि राजीव प्रेमा का भाई है। तो राजीव जो है ये भाई यहाँ लिख लेते हैं, ये भाई है, ये आर से डिनोट कर देते हैं, आर इसको कह देते हैं, यानी राजीव हो गया। फिर ये कहता है कि नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन है, बहन कौन है, ये नेहा है। इस तरह हमारा जो डायग्राम बन रहा है यानी फैमिली ट्री बन रहा है, ये बन रहा है। फिर कहता है लास्ट में नेहा राजीव की बहन है और आनंद रश्मि से क्या संबंध रखता है। तो रश्मि और ये जो है रश्मि की पुत्री, नेहा कौन है, रश्मि की पुत्री, ये दिया गया है। तो नेहा बना देते हैं, रश्मि यहाँ बना देते हैं, तो ये रश्मि की पुत्री है और प्रेमा का पुत्र ये है। अब इसमें कहा गया है प्रेमा से रश्मि का संबंध बताना है, यानी आनंद का रश्मि से संबंध बताना है। तो आनंद जो होगा, नेहा प्रेमा और राजीव भाई बहन है, और ये यानी प्रेमा और नेहा ये सब क्या है, भाई बहन है। और अगर भाई बहन है तो इनके जो पुत्री का पुत्र होगा वो पौत्र होगा। पौत्र मतलब उसका जो है पौत्र होगा, यानी पोता होगा, पोता होगा। तो ये पौत्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और पौत्र दिया गया है किसमें, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है पौत्र। तो पौत्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की बात करें तो दिया गया 57 नंबर। 57 नंबर कहता है यदि मार्च 2020 में मंगलवार था, यानी मार्च 20 को 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो इस सवाल को चलिए हल करते हैं। तो ये 57 नंबर कहता है कि यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मार्च 2020 दिया गया है, इसको मंगलवार था, और 3 मार्च 1900 फिर दिया गया है। तो इसमें मंगलवार लिख देते हैं, मंगलवार -2, अगर मंगल से 2 घटा देंगे तो रविवार आ जाएगा। और 3 फरवरी जो है 2019 को 3 मार्च है, तो 19 तक कुल जो संख्यों की जो दिनों की संख्या हुई यानी 20 दिन हुए वो 28/7 हो गया, 7 चौक 28 यानी कट गया 0। और जब 0 कटता है तो रविवार है, तो रविवार ही होगा। तो रविवार इसका सही उत्तर आ जाएगा, रविवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो है 58 नंबर, असंगत को अलग करना है। असंगत जो दिया गया है उसको अलग करना है। अब असंगत की बात करते हैं तो 149 दिया है, 157 दिया है, 199 दिया है और 121 दिया है। तो दोस्तों बताते चलें कि 149, 157, 199 जो हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। एक केवल 121 है, 121 है जो भाज्य एवं वर्ग संख्या है, भाज्य भी है और वर्ग संख्या भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा मिलता है 59 नंबर। 59 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये दिया गया निम्नलिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो है सामान्य रूप से तथ्यों की परवाह किए बिना कथनों का तार्किक रूप जो है उत्तर देता है। तो ये निष्कर्ष की बात करी जाएगी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं।
तो कहता है सभी पेड़ चट्टान हैं। सभी पेड़ क्या हैं? पेड़ हैं, तो सभी क्या हैं? चट्टान है। तो इसको टी से कर देते हैं, यानी ट्री है। और सभी को क्या बना देते हैं? चट्टान, यानी सी से बना देते हैं। फिर कहता है कि सभी चट्टानें कब हैं? तो चट्टानें सभी क्या हैं? ये कप हैं। तो सिंपल सा बना है, एक के नीचे एक, एक के अंदर एक, के अंदर एक है, ये दिया गया है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, तो सभी पेड़ जो है कप हैं। तो कप यहाँ है, पेड़ यहाँ है, तो सभी कप पेड़ है, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है कुछ पेड़ कप हैं। तो कुछ पेड़ कप हैं, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका जो हो गया दोस्तों, वो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही होगा। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, कौन सा है? तो ये 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर। 60 नंबर की अगर बात करते हैं, तो एक निश्चित कोड भाषा में हिंडर को ABGWX के रूप में लिखा जाता है। तो गोल GOLBMA को क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी लिखा जाता है ZHEUFT। और कोड भाषा जो हमारा दिया गया है AJKSTU को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखते हैं H, उसके बाद I लिखते हैं, फिर N लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, फिर E लिखते हैं, फिर R लिखते हैं। इस प्रकार हम इसको लिख लिए। तो H का होता है 8, I का 9 होता है, और N का होता है 14, D का होता है 4, E का होता है 5, R का होता है 18। इसको याद कर लेना चाहिए, और याद कर लेना बहुत ही मस्ट है। और घन और वर्ग का जो है वीडियो हमने पिछले वीडियो में ही डाल दिया था, और वहाँ उसका PDF भी पड़ा होगा, उसको आप निकाल करके अपने स्टडी रूम में चिपका सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा इतना। अब 8 जो है, इसमें 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 7 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी B होगा। इसी प्रकार इसमें 7 घटाएंगे तो 14 में से अगर 7 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में से अगर है तो ये माइनस में जाएगा, W में जाएगा, और ये X हो जाएगा ये। इसी प्रकार के जो है 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। चलिए फिर उसी प्रकार देख लेते हैं। तो G दिया है, O दिया है, L दिया है, B और M ये दिया है। इसमें देखना है, इसमें भी साथ साथ क्या करते हैं, सभी में घटा देते हैं। तो 26 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये मान दिए गए हैं। ये तो रहे 2 डेमो के तौर पर। अब देखते हैं कि जो हमारा असली मुद्दा है। असली मुद्दा दिया है AJKST और U, ये दिया गया है। अब क्या करते हैं, 7 इसमें घटाते हैं, तो ये में से 7 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 यानी कि T हो जाएगा। इसी प्रकार ये आ जाएगा C, और उसके बाद D आ जाएगा, L आ जाएगा, M आ जाएगा, और N आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा, अर्थात C ऑप्शन इसका सही उत्तर है। C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में पहले फार्मा पार्क का स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? वो कहाँ की जाएगी दोस्तों? वो किया जाएगा बुंदेलखंड स्थित जो है ललितपुर जिले में की जाएगी। तो ललितपुर जो है बुंदेलखंड के आसपास में स्थित है, तो ललितपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो भी महिला विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा शाहजहाँपुर में स्थापना की जाएगी। शाहजहाँपुर में स्थापना की जाएगी। अब 63 नंबर देखते हैं। तो यह है अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला है 64 नंबर हमारा। जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है दोस्तों? राहुल चौधरी को बनाया गया है। राहुल चौधरी को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा अगर रामायण मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। और पूर्वी चंपारण जो कि
आपका बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यह है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देव का सेक्रेट फ्रंट को समर्पित किया है? तो इसका सही हो जाएगा दमन दोस्तों हो जाएगा। अब आता है 68 नंबर, भारत की पहला अंडर वाटर टी टनल का निर्माण किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों ये शहर की अगर बात करें तो ये मुंबई शहर में हुआ है। मुंबई शहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 69 नंबर, मई 2023 में मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न में डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ये योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 की अगर बात करते हैं तो जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? तो वो चुना गया है सेल्वा प्रभु थिरुमारन को। सेल्वा प्रभु थिरुमारन को चुना गया है। अब आते हैं आगे और हिंदी के पोर्शन को देख लेते हैं। तो हिंदी को की जो पोर्शन है इसको जो है 71 से 75 के रूप में इसी पैराग्राफ से दिए गए हैं और हिंदी सरल मानी जाती है। तो इसमें जो है आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसी के आधार पर उत्तर को फटाफट देते चले जाना है। तो पैराग्राफ ना पढ़ करके सीधा प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। बिना पढ़े कल्याण नहीं होगा, बिना पढ़े जो है पैसेज समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो किष्किंधा का जो भाग है, किष्किंधा का भाग है वो किसके शासनकाल में हिस्सा था? तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाली, हो जाएगा बाली। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? यानी किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो दोस्तों कहा था ये कहे थे पुर्तगाली इतिहासकार जो थे, पुर्तगाल से आए थे, डोमिस प्रेस ने कहा था ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 72 नंबर। 72 की अगर बात करते हैं तो ये हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो कैसे हुआ दोस्तों? ये हुआ है संयुक्त आक्रमण से, संयुक्त आक्रमण से हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जन शून्य हो जाएगा। ये ऑप्शन का जन शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 की बात करें अगर तो 75 में दिया गया है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का जो समानार्थी शब्द होगा वो बिलछल नेत्रों वाला होगा, बिलछल नेत्रों वाला होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 76 से लेकर के और 80 तक का ये प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस पैराग्राफ पर डिपेंड हैं और इस पैराग्राफ में से ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेना है। अब आते हैं सीधे प्रश्नों पर और प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न हमारा है 76 नंबर। 76 की बात की जाए तो साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो क्या उधार नहीं लेता है? तो वो सपने उधार नहीं लेता है। जो साहसी व्यक्ति होता है यानी साहसी मनुष्य होता है वो सपने उधार नहीं लेता है। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर। 77 नंबर की बात करते हैं। तो साहसी मनुष्य किसके समान है? तो जो साहसी मनुष्य है वो दोस्तों सिंह के समान है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 78 नंबर। और 78 नंबर कहता है कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो वो मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मनुष्यता को। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 79 नंबर। 79 की अगर बात करें तो लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? क्या विवेकशील जीवन को, कमजोरी की, या स्वावलंबन पूर्ण को, या हिम्मत को? तो जो लेखक ने जीवन को महान बताया है वो दोस्तों क्या है? वो हो जाता है आपका हिम्मत की जो है महानता को बताया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन की आज बात की जाए तो इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन दिया है व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य और व्यवहार कुशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवादी, हो जाएगा आदर्शवादी। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 प्रश्न और 81 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं जो कि DI से दिए गए हैं।
PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और हल करते रहें। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।